ओके दोस्तों, आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। पहले ये बताइए, अंडा पहले आया या मुर्गी? अंडा या मुर्गी? जाने दीजिए, छोड़िए। सबसे पहले आए केमिकल्स। सबसे पहले आए केमिकल्स। केमिकल्स बहुत सारे हमारे आसपास भी देखे हैं। केमिकल रिएक्शंस हर मोमेंट हो रही है हमारे आसपास भी। सोचे है कहाँ है केमिकल्स इतने सारे? कहाँ हो रही है केमिकल रिएक्शंस? अरे भाई, हमारे बाल से लेके हमारी खाल तक और खाने में चावल से लेके दाल तक सभी केमिकल्स है। सभी के सभी केमिकल्स है। जो शर्ट पहने हैं वो केमिकल से बना है, तो जो पैंट पहने हैं ना वो भी केमिकल से ही बना है। हर एक चीज केमिकल से है। जो बुक है तुम्हारे हाथ में वो भी केमिकल से ही है, और जो पेन से लिखोगी उसमें भी केमिकल ही है। हर एक चीज में केमिकल्स है। ओके, हर चीज में केमिकल है, केमिकल रिएक्शंस है। बट ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं हम सब ये चैप्टर? सीधी सी बात है सर, मार्क्स है। अगर मार्क्स नहीं होते तो हमारे पास इतना तो टाइम है नहीं कि हम ये चैप्टर पढ़े। मार्क्स के लिए पढ़ रहे। अब चलो ठीक है भैया, लेकिन पहले देख लेते हैं कैसे कैसे ये चैप्टर का हमारे लाइफ में काम है और क्यों केमिकल इक्वेशंस की जरूरत है। जरा सोचिए, अगर ये बोला जाए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस with half mole of oxygen in gaseous state to give 1 mole of water in liquid state. So ये ज़्यादा आसानी से याद होगा क्या? ये ज़्यादा आसानी से याद होगा क्या? जैसे कि 1 mole of hydrogen in gaseous state combines with half mole of oxygen in gaseous state to give 1 mole of water in liquid state. अब आप सोचिए वो सेंटेंस ज्यादा आसानी से याद होगा या फिर ये रिएक्शंस? और ये रिएक्शन हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कंपेयर टू दैट सेंटेंस, और इसीलिए केमिकल इक्वेशंस की जरूरत है। इसीलिए केमिकल इक्वेशंस की जरूरत है ताकि हमें जल्दी याद हो, ज्यादा एफिशिएंटली हम कर पाए। अच्छा चलो, अब ये तो समझ गया केमिकल इक्वेशंस की हमारे लाइफ में जरूरत क्या है। लेकिन अब ये देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस के लिए जरूरत क्या है। अभी हमने देखे केमिकल इक्वेशंस की हमारी लाइफ में जरूरत क्या है, हमारी पढ़ाई के लिए क्यों जरूरी है। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस के लिए क्या जरूरी है। सो उसके लिए जरूरी है कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमें ध्यान में रखनी है। कॉमन टर्म्स यूज्ड इन केमिकल इक्वेशंस। पहला है रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट क्या होता है? जो एरो है, एरो के लेफ्ट साइड में जो है उसे रिएक्टेंट बोला जाता है। द स्पेसीज ऑन द लेफ्ट साइड of the arrow is called reactant. अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तब हम क्या करेंगे? अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, जैसे कि यहां पे, सो वी विल राइट प्लस साइन बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स फॉर more than 1 reactant, plus is written between them. So अब बेसिक सी चीज है, जो एरो है, एरो के जो इस साइड है मीन्स लेफ्ट साइड है, उसे बोला जाता है रिएक्टेंट। एरो के लेफ्ट साइड वाले को क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। और अब आएंगे हम एरो के उस साइड वाले को क्या बोलते हैं। तो जो एरो के उस साइड है वो हुआ प्रोडक्ट। जो एरो के उस साइड है
उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। द स्पीसीज ऑन राइट साइड ऑफ द एरो the species on right side of the arrow is called product, is called product. So सबसे पहले हमने देखा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? जो स्पीसीज एरो के लेफ्ट साइड में है उसे रिएक्टेंट बोला जाता है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो हम उनके बीच में प्लस साइन लिखते हैं। सेकेंड चीज हमने देखा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? जो एरो के राइट साइड में है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। और सेम इसमें फॉर मोर देन वन प्रोडक्ट प्लस साइन इज रिटन बिटवीन देम। फॉर मोर देन वन प्रोडक्ट, फॉर मोर देन वन प्रोडक्ट प्लस साइन इज रिटन बिटवीन देम। अब तीसरी चीज, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चलो हमने रिएक्टेंट देख लिए, हमने प्रोडक्ट देख लिए। नाउ व्हाट डज दिस एरो इंडिकेट? दिस एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब यहां पे ये बता रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके H2 बन रहा है। ये वर्ड मींस डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। चौथी चीज, अब मान लीजिए अगर मुझे कुछ स्पेशल कंडीशन बताना है कि ये रिएक्शन कुछ स्पेशल कंडीशन में होती है, उसके लिए कोई कैटेलिस्ट की जरूरत है जो रिएक्शन को फास्ट करेगी, या कितने टेम्परेचर में ये रिएक्शन होगी, या इसके लिए क्या प्रेशर रहेगा, सो वो भी हमें बताना जरूरी है। सो हम कहाँ बताते हैं और कैसे बताएंगे? एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई सी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक टेम्परेचर, कैटेलिस्ट, प्रेशर इज रिटन ऑन द एरो। ये सब एरो के ऊपर लिखा जाएगा। अगर जैसे कुछ यहां पे मुझे प्रेशर बताना है तो मैं यहां लिखूंगा, टेम्परेचर बताना है मैं यहां पे टेम्परेचर स्पेसिफाई करूँ, कोई कैटलिस्ट रहा तो हम यहां पे कैटलिस्ट स्पेसिफाई करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना। एंड लास्ट, कोई से भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारा स्पीसीज रहेगा उसका स्टेट भी स्पेसिफाई करना जरूरी है। जैसे ये रिएक्शन में हमने स्पेसिफाई किए कि जो हाइड्रोजन है इट इज इन गैसेस स्टेट। वी विल स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द reactant and product species, reactant and product species। जैसे G stand for gaseous, L liquid, S solid, AQ aqueous। सो अभी हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस के लिए बेसिक टर्म्स कौन सी है, केमिकल रिएक्शंस के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हमने यूज करना है वो हमने जान लिया। अब केमिकल इक्वेशंस के लिए और क्या रूल्स होते हैं? तो सबसे मेन रूल है इसे बैलेंस करना, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। उसमें पहली चीज याद रहना चाहिए, एटम्स आर कंजर्व्ड, एटम्स आर कंजर्व्ड। एटम्स आर कंजर्व्ड का क्या मतलब हुआ? मींस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट
on reactant side is equal to number of atoms of the element on product side. सबसे पहले बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस में हमें जो चीज ध्यान में रखनी है वो कि एटम्स आर कंजर्व्ड. एटम्स आर कंजर्व्ड मतलब एरो के उस साइड जितने एटम्स रहेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के उतने ही एटम्स उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के इस साइड रहना चाहिए. उतने ही एटम्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट के इस साइड रहना चाहिए. अगर इस साइड उतने एलिमेंट नहीं है तो वो पहले ही केमिकल रिएक्शन बेकार है. या एक सीधा सा एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम बाजार में गए सब्जी लेने और मैंने 10 आलू लिया, अपने बैग में मैंने 10 आलू डाला और घर लाके देखा और 5 आलू निकले, 8 आलू निकले, तो 2 आलू किधर गए? रास्ते में उबल गए क्या? नहीं ना. अगर उधर 10 थे तो आने के समय भी 10 रहना चाहिए था. तो यही है केमिकल रिएक्शन. अगर पहले 10 थे तो बाद में भी 10 रहना चाहिए. बस हमें यही चीज देखना है केमिकल इक्वेशंस में कि हमारे एटम्स कंजर्व्ड रहे. एंड सेम अगर एटम्स कंजर्व्ड है तो मास इज ऑल्सो कंजर्व्ड. सो अब हम बैलेंसिंग सीखेंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते. जैसे पहला एग्जांपल H2 प्लस O2 इट फॉर्म H2. ये गैसेस स्टेट में, ये भी गैसेस में, ये लिक्विड में. सो अब देखो ये साइड हुआ रिएक्टेंट साइड, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट. सो अब रिएक्टेंट साइड हम देख रहे हैं हाइड्रोजन कितने? 2. हाइड्रोजन कितने? 2. H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन. सो उस साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2. उस साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2. सो ये तो बैलेंस है भैया. इधर भी 2 हाइड्रोजन, उधर भी 2 हाइड्रोजन. इट मीन्स हाइड्रोजन आर बैलेंस्ड. अब ऑक्सीजन देखते हैं. ये तो बैलेंस हो गया अपना. इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 2. यहां पे ऑक्सीजन कितने? रिएक्टेंट साइड 2. और उस साइड कितने? उस साइड देखा जाएगा तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है. ये तो बहुत नाइंसाफी है. एक साइड 2 और एक साइड 1. प्रोडक्ट क्या बोलेगा मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? और इसीलिए या तो इस साइड भी 2 करो या फिर इस साइड 1. सो अगर मैं इस साइड 2 कर रहा हूं तो यहां पे तो मैं 2 नहीं लिख सकता, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. सो हम ऐसे कर सकते हैं ट्वाइस H2O. अब इस साइड 2 ऑक्सीजन हो गए. अब ऐसा कर लिए तो चलो ठीक है भैया, 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन. अब लेकिन इस साइड हाइड्रोजन 2 और इस साइड हाइड्रोजन हो गए 4. सो अब हाइड्रोजन बुरा मानेगा रिएक्टेंट साइड का. सो वो नहीं होना चाहिए. इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसे 2 से मल्टीप्लाई. सो अब इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2. या फिर हम ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर सकते थे वहां पे. कैसे? H2 प्लस O2, H2O. हमें क्या चाहिए था? इधर तो 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, वो तो बैलेंस्ड. इधर एक ही ऑक्सीजन है और इधर 2 ऑक्सीजन है, तो हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए. सब ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे? इसे मैंने हाफ O2 ले लिया. अगर हाफ O2 ले रहा हूं सो हाफ इंटू 2 1. सो अब इधर भी एक ही ऑक्सीजन है, उधर भी एक ही ऑक्सीजन है. सो हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं. चलो और एक एग्जांपल देखते हैं बैलेंसिंग का. C प्लस लेट्स से H2 it forms CH4, it is methane. सो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? सो कार्बन तो बैलेंस्ड है,
इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इट मीन्स कार्बन तो बैलेंस्ड है, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, कार्बन इज बैलेंस्ड। बट हाइड्रोजन देख लेते हैं, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन। अब हम फॉर्मूला तो चेंज नहीं कर सकते, सो अगर इधर 4 हाइड्रोजन है तो हम इधर भी 4 हाइड्रोजन लाएंगे। तो अब 4 हाइड्रोजन कैसे ला सकते हैं? सिंपल, C+2H2, यानी यहां पे इसे, ये 1 मॉलिक्यूल था, 1 मोल था, इसे 2 कर दिए, सो C+2H2 इट फॉर्म CH4। सो इस तरह से हमें बैलेंस करना है, वो ध्यान में रखो। चलो देखते हैं फ्रेंड्स, और भी केमिकल रिएक्शन उन्हें बैलेंस करना। C+H2+O2 इट फॉर्म C2H5OH। अब हमें इसे बैलेंस करना है। C+H2+O2 इट फॉर्म C2H5OH। कैसे? सो कार्बन इस साइड 2 और इस साइड 1, सो उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड वाले कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। सो नाउ कार्बन तो बैलेंस हो गया, हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इस साइड कितने हाइड्रोजन है? प्रोडक्ट साइड है 5 हाइड्रोजन और एक और, सो 5 + 1 6। सो प्रोडक्ट साइड है 6 हाइड्रोजन और हमें रिएक्टेंट साइड दिख रहे सिर्फ 2। सो इसे 6 कैसे करें? 3 × 2 = 6, सीधी सी बात है। सो अब हम क्या करेंगे, यही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हुआ 3H2। अब हमारा कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हुआ, अब बचा है ऑक्सीजन। इस साइड सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है और इस साइड 2। सो अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, इधर तो हम चेंज नहीं कर रहे, सो इसे हाफ। सो अब इस साइड भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, और इस साइड भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और हमें ऐसे बैलेंस करना है कोई सी भी केमिकल रिएक्शंस को, इक्वेशंस को। और एग्जांपल्स लेते हैं। N2+H2 इट फॉर्म NH3, N2+H2 इट फॉर्म NH3। अब नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर 1, सो अब इसे बैलेंस करना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे जो नाइट्रोजन 1 है इसे 2 करेंगे। सो क्या हम N2H3 कर सकते हैं? नहीं, ये गलत है। इससे पूरा का पूरा केमिकल चेंज हो रहा है। हम वो नहीं करना, हमें सिर्फ बैलेंस करना है, हमें फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। सो हम क्या करेंगे, ट्वाइस NH3 ले लेंगे, N2+H2 ट्वाइस NH3। ये एक तरह से हम मान सकते हैं दिस इज अवर स्टेप 1, N2+H2 ट्वाइस NH3। अब हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, अब हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। इसके बाद अब हम देखो हाइड्रोजन कितने बे, इस साइड तो 2 है, इस साइड 2 हाइड्रोजन है, और इस साइड कितने हाइड्रोजन है, 2 × 3 = 6। इस साइड 2 हाइड्रोजन है और इस साइड कितने हाइड्रोजन है, 2 × 3 = 6। सो अगर इधर 6 हाइड्रोजन है और इधर 2, सो अब बैलेंस कैसे करेंगे? सो अब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, N2+3H2, N2+3H2 it forms twice NH3. So this is our balanced reaction. This is our balanced reaction. N2 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, सो ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। और एग्जांपल देखते हैं। वैसे इसे अमोनिया बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। C+O2 it forms CO, that is carbon monoxide. C+O2 it forms CO, carbon monoxide. अब कार्बन तो बैलेंस्ड ही है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, हाफ O2 बैलेंस्ड। CaO plus CO2 it forms CaCO3. सो कैल्शियम इधर एक, इधर भी एक, कार्बन इस साइड एक, इस साइड भी एक,
एंड ऑक्सीजन यहाँ पे 1 + 2 3 एंड इस साइड भी 3. इट मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. ऑलरेडी बैलेंस्ड. इट मीन्स हीट. ये जो साइन है इसका मतलब होता है हीट करना. सो अब इसे हमें बैलेंस करना है. C12H22O11 उसे डिकम्पोज कर रहे, हीट कर रहे, इट फॉर्म्स CO2 + H2. अब इधर 12 कार्बन है और इधर 1. सो अब कैसे बैलेंस करेगी? सबसे पहले अगर इधर 12 कार्बन है तो इस साइड भी 12 कार्बन रहना चाहिए. कहीं और तो कार्बन आइटम नहीं है, तो इस साइड भी 12 कार्बन रहना चाहिए. तो इस साइड 12 कार्बन के लिए हम ये जो CO2 वाला है इसी को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसी को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो अब क्या हुआ? C12H22O11 12 CO2. सो चलो हमारा कार्बन तो बैलेंस हो गया. कार्बन बैलेंस हो गया. अब H22 और इधर दिया हुआ है H2. सो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं. अब इधर 22 है, इधर 2 है. सो हम इसे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसे हमने 11 से मल्टीप्लाई किए. सो अब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है. अब बच गया सिर्फ ऑक्सीजन. अब बचा सिर्फ ऑक्सीजन. तो इस साइड ऑक्सीजन के 11 आइटम है और इस साइड हो गए 12 × 2 = 24 + 11 35. सो इधर 11 है, मतलब हमें इधर 24, इस साइड 24 ऑक्सीजन आइटम चाहिए. सो अब कैसे करें? सो यहां पे जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रहती है, हम उसे हीट कर रहे हैं. सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस इज 12O2. सो अब यहाँ पे भी 24 ऑक्सीजन आइटम हो गए. सो इधर भी ऑक्सीजन 35, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 35. सो अब इस तरह से वैसे पेपर में तुम्हें ये ऐसा नहीं देगा. पूरा पेपर में जो आ सकता है वो इस पैटर्न में C12H22O11 + O2 CO2 + 11H2. अब बैलेंस करना. ये ऐसा O2 मिसिंग नहीं आने वाला, ये चीज़ ध्यान में रखना. सो हमने सीधा कार्बन को इधर 12 है, इधर 12 कर दिए. सो कार्बन बैलेंस और हाइड्रोजन इधर 22 है. सो इधर 11 पहले ही बैलेंस्ड है. सो अब कार्बन भी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड. अब सिर्फ ऑक्सीजन. तो इधर 11 है और ये 2 13 और इधर 12 × 2 = 24 + 11 35. सो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 12 × 2 = 24 + 11 35. सो इस तरह से हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी है. ओके फ्रेंड्स, सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. व्हेन 2 or more reactant combine together to form a single product, then such reactions are called combination reaction. जब दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो गए और एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हेन 2 or more reactants combine to form a single product, then such reactions are called combination reaction.
then such reactions are called combination reaction. When two or more reactants, जब दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने को, जब दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने को, तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल, C+O2 इट फॉर्म CO2. सो यहाँ पे दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर CO2 बना रहे, जैसे जब भी हमने देखा C+2H2 इट फॉर्म CH4, H2 plus half O2 H2, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और हमने बैलेंस भी किया था C2H5OH, 2 कार्बन 3H2 एंड हाफ O2. सो यहाँ पे देख लो दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे एक प्रोडक्ट बनाने में. सो ऐसी रिएक्शन को बोला जा रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हम सेकेंड टाइप को देखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? देखिए, कंपोज करना मतलब बनाना. जैसे ये हमने सुना होगा म्यूजिक कंपोज होता है, इन्हें बना रहे. डिकम्पोज ब्रेक करना, डिकम्पोज मतलब ब्रेक करना. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमने सुना है डिकम्पोजर्स. सो जो ब्रेक कर रहा है मतलब याले रिएक्शन में क्या हो रहा है, अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट. जब एक ही रिएक्टेंट से दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, जब एक ही रिएक्टेंट से दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोली जाती है. व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, when two or more products are obtained from a single reactant, when two or more products are obtained from a single reactant, then such reactions are called decomposition reaction. Then such reactions are called decomposition reaction. Example, CaCO3, CaCO3, CaO plus CO2, CaO plus CO2. So यहाँ पे देखो, एक रिएक्टेंट से दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कैल्शियम कार्बोनेट, C12H22O11, अगर इसे हम डिकम्पोज कर दे तो ये बना सकता है 12C प्लस 11H2O. सो ये भी हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट से दो और दो से ज़्यादा, एक रिएक्टेंट से दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक रिएक्टेंट से दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर हम यही रिएक्शन को रिवर्स कर दे, जैसे CH4, उसे रिवर्स कर दे C+2H2, तो ये भी रिएक्शन हम मान सकते हैं कि इट इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब, देखो ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है. डिस्प्लेस मतलब यहां पे कोई तो भी किसी और को उसकी पोजीशन से हटा रहा है. यहां पे कोई तो भी किसी और को उसकी पोजीशन से हटा रहा है, और ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. The reaction in which
the reaction in which more reactive element, the reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its compound सो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है किसे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड. Then such reactions are called displacement reaction. Example, CuSO4 plus Zn. अब कॉपर कम रिएक्टिव है, इट इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कॉपर, इट इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कॉपर. सो अब क्या होगा, ये जो CuSO4 है, ये Zn ये CuSO4 में जाएगा और Cu को ही हटा देगा उसी की जगह से, और ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मतलब अभी हो जाएगा ZnSO4 plus Cu. So the reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its compound, then such reactions are called displacement reaction. Next type है double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सीधी सी बात है, इसे हम बोल सकते हैं अदला बदली, इसे बोल सकते हैं हम अदला बदली. कैसे, ट्रेन में आप हो एक कोच में, दूसरे कंपार्टमेंट में कोई और है. अब जस्ट इमेजिन करो, आपके कंपार्टमेंट में जो आपके सामने बैठा है या बैठी है, और उसके कंपार्टमेंट में जो आपके फ्रेंड के सामने बैठा है या बैठी है. अब आपको उधर वाला पसंद है और उसे इधर वाला पसंद है, क्या करोगे, क्या करोगे, आप उधर जाओगे और वो इधर आएगा. यही है डबल डिस्प्लेसमेंट, यही है डबल डिस्प्लेसमेंट. जैसे AB प्लस CD, AB प्लस CD, ये जो हुआ ये बनाएगा अब AD प्लस CB. मीन्स यहां पे इधर से एक इधर आ रहा है और इधर से ये इधर जा रहा है. ऐसी रिएक्शन को बोला गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन को बोला गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सीधा सा है, लेट्स से बॉय 1 गर्ल 1 प्लस बॉय 2 गर्ल 2. सो अब B1, ये गर्ल इधर आ रही है, ना कि बॉय को इधर मत ला लियो, इसे इधर मत ला लियो. पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट नहीं करेगा. सो B1 G2 प्लस B2 G1, ऐसी रिएक्शन हुई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच there is exchange of ions, the reaction in which there is exchange of ions to form precipitate are called. So ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज हो रहे, ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज हो रहे टू फॉर्म प्रेसिपिटेट are called double displacement, are called double displacement reactions, are called double displacement reaction. So ऐसी रिएक्शन जिसमें
देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब वहां पे आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। याद रखना पहले वाले के पॉजिटिव आयन है तो दूसरे वाले से निगेटिव आयन आएगा इधर, और दूसरे वाले इसका निगेटिव आयन उस तरफ जाएगा। तो ऐसी जो रिएक्शन है, इन रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन, और इसी के साथ आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम पहले इसका डिस्टिंग्विश भी देख लेते हैं। सो रिडक्शन रिएक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का गेन हो रहा है उस रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। C+2H2 इट फॉर्म CH4। गेन ऑफ हाइड्रोजन है, इफ हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। सो यहां पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सो अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, अगर इसी रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया तो फिर हम उसे बोल सकते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में दूसरा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। सो उसी हिसाब से यहां पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन है, सो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो हमने सीधा सा देखा C+O2 CO2, ये इसे रिवर्स करे, इसे मान सकते हैं रिडक्शन है, ये रिएक्शन। तीसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वैसी रिएक्शन को भी हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये हुआ रिडक्शन रिएक्शन। सो उस हिसाब से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इसी को रिवर्स कर दिए, इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिए, सो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फोर्थ, देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये सो रिडक्शन रिएक्शन, इसमें हाइड्रोजन गेन हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है। एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, और लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ऐसी रिएक्शन को बोला गया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एक बेसिक सी चीज है, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया तो सादी सी बात है, किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया, सीधी सी बात है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका रिडक्शन हुआ, और जो दे रहा है उसका ऑक्सीडेशन हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन, दे रहा है तो ऑक्सीडेशन। इट मीन्स बहुत बार रिएक्शन में किसी का रिडक्शन हो रहा है तो किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। तो ऐसी रिएक्शन को जहां पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ हो, ऐसी प्रोसेस जहां पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। The reaction in which there is simultaneous reduction and oxidation
takes place. The reaction in which simultaneous reduction and oxidation takes place are termed as redox reaction. So ऐसी रिएक्शन जिसमें एक साथ रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक साथ रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शन है. सिक्स CO2 प्लस 6 C6H12O6 प्लस O2. सो रिडक्शन में हमने देखा कि हाइड्रोजन गेन हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. मेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन का लॉस है, ऑक्सीजन का गेन है एंड इलेक्ट्रॉन का लॉस है. और रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस कंबाइन होते हैं. ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस कंबाइन हो गए और जब एसिड और बेस कंबाइन हो रहे दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दे न्यूट्रलाइजेस ईच अदर. सो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हेन एसिड एंड बेस combine with each other to form salt and water. When acid and base combine with each other to form salt and water, then such reactions are called neutralization reaction. मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस कंबाइन होते हैं, एंड वो सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एग्जांपल NaOH प्लस HCl. नाउ दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस हुआ. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म सॉल्ट NaCl प्लस H2O. सो ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस कंबाइन हो रहे टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. देखिए सीधी सी बात है, हमें भी एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारे आना. सो उस समय हम क्या करते हैं? एक्चुअली एसिडिटी होती कैसे है? हमारा जो स्टमक है वो ज़्यादा एसिड सिक्रेट कर देता है. सो हमें क्या करना है? कुछ बेसिक सब्सटेंस हम लेते हैं जिससे वो न्यूट्रलाइज हो सके, वही चीज़ है. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस कंबाइन हो रहे, एसिड एंड बेस कंबाइन हो रहे एक दूसरे के साथ ताकि वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएं, ऐसी रिएक्शन को बोला गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसी में एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब देखिए एंडोथर्मिक, इससे याद रख सकते हैं. थर्म मतलब हम याद रख सकते हैं हीट, थर्मस. बाय चांस अगर हम भूलते हैं तो थर्मस से याद रख लिए, हीट. अब EN एंटर, EX एग्जिट. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो आ रही है, वो एंटर हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट आ रही है, मतलब हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं, वैसी रिएक्शन को बोला जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन. और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जा रही है, एग्जिट, जिसमें हीट
जा रही है, एग्जिट हो रही है, वैसी रिएक्शन को बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच there is absorption of heat are called endothermic reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है वैसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे CaCO3, अगर हमने यहाँ पे हीट दिए तो ही ये CaO प्लस CO2 बना रहा है। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है ऐसी रिएक्शन को बोला गया है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच heat is liberated, evolved or released is called exothermic reaction. Is called exothermic reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो रिलीज हो रही है वैसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि जितने भी न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन है इसमें हीट रिलीज होती है, सो इसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं NaOH प्लस HCl इट फॉर्म NaCl प्लस H2O प्लस हीट। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है वैसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए अब हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, टाइप्स क्या है उसके, लेकिन हमारे लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये कौन से फैक्टर्स है जो रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है, कितना समय लगेगा रिएक्शंस को। जरा सोचिए सब्जी बनाने के लिए हम तेल क्यों यूज करते हैं, पानी क्यों नहीं? पानी यूज करेंगे तो क्या होगा? तेल में ऐसा क्या है कि हम तेल को यूज कर रहे, कौन सी प्रॉपर्टी है तेल की? जो तेल को यूज किया जा रहा है पानी को नहीं। यही चीज है। जस्ट इमेजिन करिए आपने चाय बनाने के लिए रखा है एंड 2 घंटे 3 घंटे लगे, कैसा लगेगा? सही है। तो यही चीज है। सो हम चाहते हो जल्दी हो, हमारी रिएक्शन जल्दी हो, या हमें जितने समय में चाहिए उतने समय में हो। सो फिर ऐसा क्या चीज है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे रिएक्शंस को, कौन से फैक्टर्स रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे? तो सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट स्पीसीज हम यूज कर रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड है। वो अगर फास्ट रिएक्शन देता है तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर वो स्लो है तो रिएक्शन स्लो होगी, वो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव है, ये सब डिपेंड करता है। जैसे अगर कॉपर इज लेस रिएक्टिव बट सोडियम इज मोर रिएक्टिव, तो सोडियम वही रिएक्शन फास्ट देगा एंड कॉपर वही रिएक्शन स्लो देगा। तो ये रिएक्टेंट पे डिपेंड है, जैसे ऑयल इसलिए यूज हो रहा था क्योंकि ऑयल जल्दी गर्म होता है, और पानी हम इसलिए यूज नहीं करते, वाटर धीरे से गर्म होगा, टाइम लेगा गर्म होने में, बॉयल होने में टाइम लेगा। सेकेंड जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है वो है साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स। साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, देखिए घर में भी हम मतलब जब दाल वगैरह सुखाते हैं बाजार से लाके, या फिर हम कपड़े भी सुखाते हैं, सो हम फैला के क्यों सुखाते? क्या है कि हम उसे पूरा फैला देते, एक साथ भी ढीक लगा सकते थे, नहीं, उसमें वो स्लो हो जाएगा। कपड़े भी एक साथ बाल्टी में रख सकते हैं, सूख जाएगी धीरे धीरे। क्या? धीरे धीरे। हमें फास्ट चाहिए इसलिए हम उसे फैला देते हैं। फैलाने से क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। तो सेम वैसे ही रिएक्टेंट पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स इतने बड़े साइज के और लेट से आप यहाँ से हीट कर रहे हो उसे,
सो उसे हीट पहुंचने में टाइम लगेगा और जो अंदर के है उसे वहां तक के हीट पहुंचने में और टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को छोटे कर देते हैं। ये जितने छोटे पार्टिकल्स उतने जल्दी रिएक्ट करेंगे। स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल फास्टर विल बी द रिएक्शन। स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल faster will be the reaction. तो ठीक है, फिर पाउडर ही क्यों नहीं बना सकते? पाउडर ही क्यों नहीं बना सकते? अगर पार्टिकल साइज छोटा है तो पाउडर साइज तो और छोटा हो जाएगा, फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है? नाउ अगर वो पार्टिकल्स हमने पाउडर के फॉर्म में बना दिया देन दे विल फ्लाई, और वो किसी के आंखों में भी जा सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए हम उसे पाउडर फॉर्म में रखे, पाउडर फॉर्म में न रखते हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स रखेंगे। सो पहला फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है वो है साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल। थर्ड, टेम्परेचर। रिएक्शन टेम्परेचर पे भी डिपेंड होती है। सीधी सी बात है, जब हम दूध उबालने के लिए रखते हैं, दूध गर्म करने के लिए रखते हैं, सो अगर हमने ज़्यादा हीट दिए तो रिएक्शन जल्दी होगी, कम हीट दिए सो वो रिएक्शन धीरे धीरे होगी। उसी तरह से टेम्परेचर पे ये डिपेंड है। नेचर फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट ये भी है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी रिएक्शन को अफेक्ट करता है। जनरली देखा गया है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा फास्ट। सो अभी तक के हमने देख लिया तीन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, टेम्परेचर। नेक्स्ट इज कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या है? ये ऐसे सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्ट तो नहीं ले रहे, रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे, बट वो रिएक्शन का रेट फास्ट कर देते। दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। द सब्सटेंसेस विच डोंट टेक पार्ट इन रिएक्शन बट इंक्रीजेस द नेचर ऑफ रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे लेकिन रिएक्शन को फास्ट कर रहे, इन सब्सटेंस को बोला जाता है कैटेलिस्ट। द सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जो पार्ट नहीं ले रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे आर कॉल्ड कैटेलिस्ट। एंड लास्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कि रिएक्टेंट की मात्रा कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, उस पर भी रिएक्शन डिपेंड है। सो हमने देख लिए 5 फैक्टर जिस पे रिएक्शन डिपेंड है। पहला, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी क्या है उस हिसाब से, साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, टेम्परेचर, कैटेलिस्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। करोजन। करोजन क्या? द डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल। द डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल मटेरियल डिग्रेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी खराब हो रही, क्यों? ड्यू टू रिएक्शन विथ एयर और मॉइस्चर। The degradation of material due to reaction with air or moisture is called corrosion. मटेरियल जो भी है उसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे खराब हो जाती है, वो एयर से मॉइस्चर से रिएक्ट होता है और यही प्रोसेस को बोला जाता है करोजन। जैसे हम देखें जो लोहा रहता है आयरन,
वो धीरे धीरे रस्ट बना देता है. आयरन गेट्स करोडेड and form brown rust, red brown rust. और धीरे धीरे वो जो आयरन है उसकी प्रॉपर्टी कम होते जाती है और वो वीक होते जाता है और इसीलिए स्ट्रक्चर भी फिर डिमोलिश्ड होते हैं, डिस्ट्रॉयड होते हैं. हमने देखा है जो सिल्वर है वो चांदी काली हो जाती है, सिल्वर बिकम्स ब्लैक. ड्यू टू रिएक्शन विथ H2S. तो ये भी करोजन ही हुआ. सो करोजन मतलब उसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे डिग्रेड होना ड्यू टू रिएक्शन विथ एयर और मॉइस्चर है, उसके जो भी वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स वगैरह से वो रिएक्ट करके उनकी प्रॉपर्टी डिग्रेड होना, यही चीज होता है करोजन. देखिए हमने ये देखा है, जैसे लॉक ले लो या कोई सा भी लोहा ले लो, आयरन का मटेरियल, जनरली ताला, जो ताला आप यूज करते हो डेली वो उतना करोड़ नहीं होता है, लेकिन जो ताला यूज नहीं होता वो पहले करोड़ होता है. जो ताला यूज नहीं होता वो पहले करोड़ होता है. आप देख लेना, जो चीज यूज नहीं होती है उसका करोजन जल्दी होता है. अगर यूज हो गई तो करोजन नहीं होगा. दोस्तों हमारा माइंड भी ऐसा है, हमारा माइंड भी ऐसा है. अगर हमने उसे यूज किए रेगुलरली तो करोड़ नहीं होगा, और अगर हमने उसे यूज नहीं किए तो उससे भी जंग लगेगी. देखना कीड़े ना ठहरे हुए पानी में लगते, कीड़े ठहरे हुए पानी में आते. उसी तरह से जंग भी जो यूज नहीं आ रहा है उसे ज्यादा लगती है. तो अगर हमने हमारे ब्रेन को लगातार मेहनत करवाए तो ये करोड़ नहीं होगा, और नहीं तो सबसे पहले इसी को जंग लगेगी. सो ये जो करोजन अगर लगने की प्रोसेस हो रही होगी तो उसे हटाओ और पढ़ाई करना चालू कर दो. देखते हैं करोजन कैसे हटाते हैं. लेट्स सी प्रिवेंशन ऑफ करोजन. प्रिवेंशन ऑफ करोजन बाय पेंटिंग, और हमारे इसमें बाय रीडिंग, बाय गैल्वेनाइजिंग. गैल्वेनाइजिंग में होता है कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन. आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करना, दैट इज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस. सो अब जिंक आयरन का करोजन होने से बचा देता है. तो चलो आयरन को तो बचा लिया जिंक ने, हमें कौन बचाएगा? बाय मेकिंग फ्रेंडशिप विथ टैलेंटेड पीपल, जो हार्ड वर्कर है उनके साथ रह के हम भी हमारा करोजन होने से बचा सकते हैं. बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बाय टीनिंग, बाय मेकिंग अलॉयज. ये मेथड से हम आयरन का करोजन बचा सकते हैं. सो दोस्तों जैसे हमें आयरन का करोजन बचाना जरूरी है, उसकी प्रॉपर्टी कम नहीं होना चाहिए, वैसे हमें हमारा भी करोजन होने से रोकना है. और हमारा करोजन होने से हम उसी समय रोक सकते हैं जब हम हमारे दिमाग को डेली वर्क दे. हमें डेली रीड करना चाहिए, डेली पढ़ाई करो, साथ में अपनी हॉबीज को फॉलो करो, साथ में जो तुम्हारे क्लास में टॉपर्स वगैरह है उनके साथ रहो, उनसे नॉलेज लो, टीचर्स से नॉलेज लो, अपने पेरेंट्स से नॉलेज लो, जहाँ से भी नॉलेज हो सकता है नॉलेज लो. जितना न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो उतना न्यूज़पेपर रीड करो. गैदर नॉलेज, यूज योर ब्रेन, डोंट वेस्ट टाइम. अगर ये सब तुम टाइम वेस्ट करोगे तो एक ही चीज होगा, दिमाग का करोजन हो जाएगा. और अगर वो करोड़ हो गया फिर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों. नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी. अब रेंसिडिटी क्या होता है? कई बार हम समोसा वगैरह खाते हैं और देखते हैं कि
बहुत ही बेकार सा टेस्ट आ रहा है, और फिर हम बोलते हैं कि हाँ शायद हो सकता है तेल बेकार रहा हो। बस यही प्रोसेस है रेंसिडिटी, यही चीज को रेंसिडिटी बोला जाता है। द चेंज ऑफ टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड स्टफ, टेस्ट और स्मेल चेंज होना किसका? फूड स्टफ का, इसी चीज को बोला गया है रेंसिडिटी। द चेंज ऑफ टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड स्टफ इज कॉल्ड रेंसिडिटी। यानी फूड का टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज होना, यह प्रोसेस को बोला गया है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करेंगे? प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, पहला बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा, जो हम हमारे घर में देखे जो तेल के डब्बे रहते हैं, उसे हम बहुत ज़्यादा टाइट पैक करते हैं बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। सो रेंसिडिटी मतलब चेंज ऑफ टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड स्टफ और ऑयल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और इसे प्रिवेंट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स और बाय कीपिंग फूड और ऑयल स्टफ इन एयर टाइट कंटेनर। ओके फ्रेंड।